अब हम कक्षा 6 से 8 हेतु विज्ञान विषय में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानेंगे। RSCERT उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है डॉक्टर छवि गुप्ता द्वारा और समीक्षा की है डॉक्टर मृदुला तिवारी जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 से 8 में विज्ञान विषय के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों पर बातचीत करेंगे। हम हमारे जीवन में इसका सदुपयोग कैसे करें, इस पर हम अपनी समझ बनाएंगे। इसको बेहतर समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं मुंबई में रहने वाले एक रिपोर्टर के पास, जिसकी माँ की तबीयत एक दिन खराब हो जाती है और उसे 15 साल बाद उसके गांव जाना पड़ता है। जब वह बस का सफर कर रहा होता है तो बस की खिड़की से पहाड़, चिड़िया, नदी, पेड़, पौधे, जानवरों को देख वो आभास करता है कि वो अपनी मिट्टी से कितना दूर आ पहुंचा है। संवाद रिपोर्टर और उसकी माँ के बीच। माँ, मैं घर पहुंचकर बात करता हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है बेटा। आज भी ऑफिस से घर पहुँचते पहुँचते मुझे 2 घंटे लग गए। बेटा, बहुत देर हो गई, घर पहुँच गए क्या? माँ, आपकी आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है? आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। बेटा, तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है और तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है। क्या तुम आ सकते हो? क्या हुआ माँ, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं बेटा, लेकिन इच्छा कर रही है तुमसे मिलने की। ठीक है माँ। रिपोर्टर फोन रखता है और तुरंत बस की टिकट करवाता है। सुबह बस में बैठकर चैन की सांस लेता है। 15 साल बाद जा रहा हूँ। अब पता नहीं गांव कैसा दिखता होगा। अरे वाह, क्या ठंडी हवा आ रही है, कितना सुकून दे रही है। इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, हरियाली, खेत, मानो देखे हुए एक अरसा हो गया। प्रकृति हमें कितनी सारी चीजें देती है, जैसे पानी, सूरज की रोशनी, हवा, लकड़ी, खनिज, और हम उसे क्या देते हैं? हम कितने समय से ट्यूबलाइट की रोशनी एवं एसी की ठंडी हवा में व्यतीत करते हैं। ताजी हवा, सूरज की रोशनी, बहता जल, सौंधी मिट्टी, ये सब प्रकृति का खजाना है, लेकिन हम इन्हें व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं। तभी बस रुकती है और बस कंडक्टर आवाज लगाता है, गाड़ी आधा घंटे रुकेगी, चाय नाश्ता कर लो। रिपोर्टर उतरता है और चाय लेने के लिए चाय वाले के पास जाता है। बहुत दिनों के बाद सिगड़ी की चाय पीने को मिली। वाह, क्या अदरक का स्वाद है, मजा ही आ गया। मन में सोचने लगता है कि अदरक, चाय पत्ती, लौंग, इलायची और सिगड़ी का कोयला भी कहीं न कहीं प्रकृति की ही देन है। तभी एक व्यक्ति रिपोर्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है। संवाद रिपोर्टर और शिक्षक के बीच। आप रिपोर्टर है ना? हाँ जी, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन? आपको मैंने टीवी में देखा है, अक्सर प्रकृति से संबंधित खबरों को प्रस्तुत करते हैं। लगता है आप शायद प्रकृति प्रेमी हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। मैं उदयपुर के पास एक गांव पिपली में सरकारी अध्यापक हूँ। अरे वाह, वही तो मेरा भी गांव है। अच्छा, तभी बस का हॉर्न बजता है। हॉर्न, आइए चले जल्दी। बस में बैठते हैं। दोनों बस में आसपास बैठ जाते हैं और फिर बातचीत करना शुरू करते हैं। अरे, आप तो बहुत व्यस्त रहते होंगे। हाँ, शहर की जिंदगी में टाइम ही कहाँ मिलता है, पता ही नहीं चलता। आप गांव आते जाते रहते हैं क्या? नहीं, 15 साल बाद जा रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि अब कैसा लगता होगा मेरा गांव। गांव अभी भी वैसा का वैसा ही है साहब। क्यों, वहाँ शहर की हवा नहीं पहुँची अभी तक? अभी तो नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग होता रहता है। बहुत अच्छी बात है यह तो, लेकिन संसाधन जिसे हम बार बार उपयोग में लेते हैं, जैसे पानी, सौर ऊर्जा, लकड़ी, हवा, मिट्टी, उन्हें भरपूर मात्रा में बनाए रखने के लिए उपाय भी होने चाहिए ताकि वो खत्म ना हो। साथ में कोयला, तेल, पेट्रोल आदि जो हमारी आवश्यकता बनते जा रहे हैं, जिन्हें बनाने में लंबा समय लगता है, हम उन्हें लगातार काम में लेते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए क्या आप अपने स्तर पर बच्चों को जागरूक बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं? हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अधिकतर बात होती रहती है, जैसे सूरज की रोशनी यदि धरती पर ना पहुँचे तो क्या होगा, यदि सब पेड़ कट जाए तो क्या होगा। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे यदि वर्षा कम हो तो खेतों का क्या होगा, जब पूरे दिन बिजली की कटौती होती है तो तुम क्या करते हो, पीने का पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे, आदि। सर, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों को उनकी समस्याओं को पहचानने और उस पर विचार करने में मदद करते हैं। गांव के बच्चे पीने के पानी की समस्याओं के बारे में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पानी में फ्लोराइड की अधिकता है। इसकी वजह से बच्चों को पीने का पानी मिलने में
दिक्कत होती है। पानी का तो सब जगह हाल ही बुरा है। शहर में लोग पानी की कमी के बावजूद भी पानी को मनोरंजन का साधन समझते हैं। वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, फव्वारे से नहाना, कारों को पानी से रोज साफ करना, इन सभी चीजों में पानी व्यर्थ करते हैं। अच्छा, एक और जहाँ गांव में पीने योग्य पानी नहीं है और शहर में पानी को इस तरह से व्यर्थ किया जा रहा है। सही कहा आपने। महानगर में तो बिजली गुल नहीं होती होगी, वहाँ तो रात में चारों तरफ लाइट ही लाइट जगमगाती होगी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन बिजली के उपकरण फालतू ही चलते रहते हैं। गांव में बिजली है ही नहीं और शहर में इसका दुरुपयोग होता है। अभी बस के पास से जोर से एक ट्रक गुजरता है और उसमें लकड़ियों के बहुत सारे गट्ठर होते हैं। यह देखिए, जिस तरीके से यहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है, उसे देखकर लगता है घर कैसे बनेंगे। आरामदायक फर्नीचर, कुर्सी और कागज कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही, पेड़ों की कटाई से मौसम का तो बुरा हाल है। सर्दी ज्यादा पड़ने लगी है, गर्मी और बरसात के मौसम में भी बदलाव आ गया है। आबादी वाली जगह में हरियाली न होने से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण? हाँ, सही कहा आपने। हवा से लेकर पानी, यहाँ तक खाने की चीजों तक में प्रदूषण ही प्रदूषण है। सब कुछ अशुद्ध हो गया। हवा में गाड़ियों का धुआं, पानी में गंदगी, खाने की चीजों में कीटनाशक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रिपोर्टर की नजर उसके मोबाइल पर पड़ती है और वह मोबाइल में आ रही न्यूज देखना शुरू करता है। ये देखिए, कोयले की खानें बंद होने जा रही हैं। बिजली का उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे देश में दिक्कत आ सकती है। हम गांव के लोगों को तो फिर भी आदत है, लेकिन शहरी लोगों का क्या होगा। सही कहा आपने। क्या आपको ज्ञात नहीं, पानी, पवन और सौर ऊर्जा से भी देश में बिजली उत्पादित की जाती है। रिपोर्टर तभी अपनी जेब से एक पुड़िया निकालता है और खाने लगता है। अरे, यह कोई दवाई है क्या? हाँ, यह आयुर्वेदिक दवाई है जिसमें अदरक, तुलसी और मुलेठी है। ये किसकी दवाई है? खांसी की है। सर, आपकी इस दवाई में भी प्रकृति समाई हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई सारी बीमारियों के इलाज के लिए हम आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही तो निर्भर हैं। सर, गांव में आज भी इन दवाइयों पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है, और यदि पौधे नहीं हैं और उसकी निरंतर इस तरह से कटाई होती रही तो हे राम, ये दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। शिक्षक अपने साथ कुछ फल खाने के लिए लेकर आया था। वह रिपोर्टर को भी देने लगता है। भाई साहब, लीजिए। कैसे भूल सकते हैं कि हमारी रसोई को जहाँ गेहूँ, चावल, सब्जी, फल सब प्रकृति से ही तो प्राप्त होता है। यहाँ तक कि बर्तन की धातु, सोना, चांदी, तांबा सब कुछ धरती की खानों से ही मिलते हैं। इन सभी का मुख्य स्रोत मिट्टी है। मिट्टी इन पौधों को जीवन देती है और कहीं न कहीं हमें अपना भोजन और अपने भोजन के लिए मिट्टी पर ही निर्भर है। आपसे बात करके अच्छा लगा। गांव में अभी भी शुद्ध हवा, पानी, शांत वातावरण मिलता होगा। शहर में तो सांस लेते हुए भी डर सा लगता है, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं है। हमने देखा है कि टीवी पर शहर में वाहन, कारखाने और उनसे निकलता हुआ धुआं हवा को खराब कर रहा है। उसकी वजह से लोगों को सांस की बीमारी भी ज्यादा हो रही है। कारखाने, मोटरसाइकिल, यातायात, लाउड स्पीकर, इन सब की आवाज से तो और लोगों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। यह सुनकर तो मुझे लगता है कि गाँव भी ज्यादा अच्छे हैं। शहरों में दिन का प्रारंभ होता है मिलावटी दूध से। दिन भर गाड़ियों का आना जाना हवा को दूषित करता है और फिर दिन खत्म होता है टीवी और मोबाइल देखने से। बस रुकती है और दोनों शांत हो जाते हैं। गांव आ जाता है। सर, आपसे मुलाकात अच्छी रही। आप जरूर मेरे स्कूल आइएगा, बच्चों और अभिभावकों से बात कीजिएगा और हमारे गांव की खबर भी जरूर समाचार पत्र में दीजिएगा। रिपोर्टर शिक्षक से मिलने का वादा करता है और अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में बार बार गांव को देखते हुए कहता है, मेरा गांव तो वैसे का वैसा ही है, घर पहुंचना है। और वहाँ माँ दरवाजा खोलती है। बेटा, कैसे हो बेटा? माँ, आप बताइए कैसे हो? क्या हुआ माँ, क्या हुआ? माँ को गले लगा लेता है। थोड़ा बीमार हूँ, इतने साल से तुम नहीं देखने आए तो बस तुमसे मिलने का मन था बेटा। आपने डॉक्टर को दिखाया माँ? क्या बताया डॉक्टर ने? यहाँ पानी साफ नहीं आता है तो बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुझे भी इस पानी की वजह से दिक्कत रहती है। आंतों में सूजन आ गई और जी भी घबराता है। हाँ, मुझे पता चला। यहाँ पानी में फ्लोराइड की समस्या है और कारखानों से निकलता हुआ जहरीला पानी नदी नालों में मिलता जा रहा है। तुम्हें कैसे पता बेटा? हाँ, तुम तो रिपोर्टर हो तो कैसे पता नहीं होगा? मुझे अपने गांव में हो रहे प्रदूषण के बारे में ही नहीं पता था माँ, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी में मस्त हो गया था। तो तुम्हें ये कैसे पता लगा बेटा? रास्ते में इसी गांव के शिक्षक से मुलाकात हुई थी। चलो छोड़ो, बताओ बेटा, इतनी दूर से आए हो, खाने में क्या खाओगे? आज खाना मैं बनाता हूँ माँ। रसोई में जाते ही उसे पुरानी चीजें याद आने लगती है। मक्की की रोटी, सरसों का साग, पेड़ से तोड़कर कच्ची कैरी खाना, आम चूसना, वाकई में इन सब चीजों का क्या स्वाद था।
माँ ने अभी भी तुलसी, नींबू, पुदीना, गेंदे के फूल, बहुत सारे पौधे बगिया में लगा रखे हैं। रिपोर्टर वहाँ के स्थानीय रिपोर्टरों से फोन पर बात करता है और वहाँ की प्रमुख समस्याओं को जानने की कोशिश करता है। साथ में गांव के बच्चों और बड़ों से बातचीत करने की सोचता है, लेकिन कैसे बच्चों से बातचीत करे, इसके लिए वह शिक्षक द्वारा किए गए वादे को याद करता है और उनसे मिलने स्कूल जाता है। रिपोर्टर और शिक्षक के बीच में संवाद। मुझे बच्चों से और सभी गांव के लोगों से बात करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप बाल सभा में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। क्या कुछ शहर के स्कूल के बच्चों को भी बुलाया जा सकता है? हाँ, मेरे दोस्त का प्राइवेट स्कूल है, व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, फिर मिलते हैं परसों। बाल सभा के दिन स्कूल में 2 समूह बनाए जाते हैं। एक समूह का नाम मेरा गांव और दूसरे समूह का नाम मेरा शहर रखा जाता है। दोनों समूह में बच्चे व उनके माता पिता हैं। सभी तैयारियों के साथ बाल सभा शुरू होती। सभी को मेरा नमस्कार। आइए हम सभी प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचाएं, इस पर चर्चा करते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे, इन सब पर अपने परिवेश में आ रही समस्याओं व इनके संभावित हल पर चर्चा करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पानी की समस्या से। रिपोर्टर, बच्चे, अभिभावकों के बीच संवाद। गांव के बालक का नाम गोपाल है और शहर के बालक का नाम यश है। रिपोर्टर साहब, हमें स्कूल में पीने लायक पानी ही नहीं मिलता है। हमारे स्कूल में अधिकतर बच्चे पानी पीकर नल को खुला ही छोड़ देते हैं। देखिए, गांव के बच्चों के पास पीने लायक पानी ही नहीं है। वहाँ पर हम बरसाती पानी का संग्रहण कर पूरे साल पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन शहर के बच्चों, इनके लिए एक सबक है कि उन्हें पानी को व्यर्थ ही खराब नहीं करना चाहिए। स्कूल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को यह सिखाया जाए कि पानी को व्यर्थ ना करें। साहब, मैं गोपाल का पिताजी हूँ। मेरे गांव में खेतों के लिए सिंचाई हेतु पानी ही नहीं है और पानी की व्यवस्था न हो पाने से खेत सूख जाते हैं, जिससे अनाज की पैदावार में भी दिक्कत होती है। साहब, यदि आप सिंचाई की नई तकनीकों को काम में लें और वहाँ कृषि केंद्र की सहायता भी लें, तो किसानों को सहायता करने वाली योजनाओं से अवगत भी होंगे, तो उसका हल मिल सकता है। गांव में किसानों की चौपाल शिक्षकों की मदद से की जा सकती है। पानी की बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारे द्वारा सिंचाई कृषि की पैदावार बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। शहर में तो सबसे ज्यादा समस्या है आरओ से निकलने वाला पानी की, जो कि व्यर्थ ही जाता है। आरओ पानी को साफ करने की मशीन है। इसमें से निकलने वाले पानी को हम बागवानी में और घर की सफाई में काम में ले सकते हैं। इस बातचीत के बाद उन्होंने सभी को कहा कि वायु से संबंधित यानी हवा से संबंधित क्या दिक्कतें हैं जो हमें शहर और गांवों में देखने को मिल रही हैं, उन पर चर्चा की जाए। सर, मैं गोपाल, हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि हमें गांव में शुद्ध हवा मिलती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सर, मैं यश। शहर में मोटरसाइकिल और वाहनों के साथ साथ कल कारखानों के धुएं से हाल बेहाल है। कई लोग सांस की बीमारी से तो जूझ ही रहे हैं। देखो, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उससे निकलने वाले धुएं की सफाई जरूरी है। मतलब चिमनियों में फिल्टर लगाना जरूरी होना चाहिए। इसके लिए कारखानों में काम करने वाले सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मुंह व नाक पर मास्क लगाकर कार्य करें। इसी प्रकार हम वहाँ चलते वक्त बड़े हेलमेट व मास्क का प्रयोग करें तो स्वस्थ ही रहेंगे। अच्छा, आप यह बताइए कि शोर को लेकर क्या हाल है, यानी ध्वनि प्रदूषण को लेकर गांव और शहर में क्या हाल है? गांवों में लाउड स्पीकर का प्रयोग सिर्फ 30 त्योहारों, शादी या बड़े आयोजन में ही किया जाता है, लेकिन आवश्यकता है तो इनकी आवाज इतनी रखें कि वो दूसरे को तकलीफ ना दें। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण शहरों में है। बड़े बड़े कारखानों में लगी मशीनों का शोर, वाहनों का शोर, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला शोर, यह शोर तो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देखो बच्चों, शहर में शोर ज्यादा है। पेड़ ध्वनि शोषक होते हैं, तो पेड़ लगाने से बहुत सारे फायदे होंगे। साथ में मशीनों का सही से रखरखाव करना भी जरूरी है, ताकि उससे उनकी आवाज कम निकलेगी। इतना ही नहीं, यदि हम साइकिल का प्रयोग करें और अधिक वाहनों का प्रयोग ना करें, और इसके अलावा शहरों में कार पुलिंग, मतलब यदि कोई एक व्यक्ति रास्ते पर 4 लोग जा रहे हैं तो वह 4 लोगों को एक साथ एक ही वाहन में ले जा सकता है। इस तरीके के उपाय से सड़क पर वाहन भी कम होंगे और लोग भी कम, इसके साथ साथ निकलने वाला धुआं भी कम। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम अगली समस्या लेते हैं, जो है मृदा से संबंधित। किस तरीके से मृदा से संबंधित प्रदूषण हो रहा है? मैं गोपाल, गांव की मिट्टी की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि हम रसायनों का प्रयोग कम करते हैं और गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। इस वजह से सब्जियों में स्वाद होता है और शुद्धता भी होती है।
यश के पिताजी, शहरों में कचरे को कहीं भी डाल दिया जाता है और बढ़ती हुई प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से तो दिन प्रतिदिन बीमारियां ही बढ़ती जा रही हैं साहब जी। देखो, गांवों में गोबर से खाद जलाने का ईंधन एवं गोबर गैस बनाई जा सकती है, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में साथ साथ भोजन पकाने में भी मददगार साबित होगी। रिपोर्टर साहब, गांव में बिजली तो है ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। यश, तुम बताओ। शहरों में एसी, कूलर, टीवी, लाइट, मोबाइल, हर चीज तो बिजली से चलती है, जिसकी वजह से बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन साथ साथ बिजली का दुरुपयोग भी किया जाता है। कई बार घरों में हम इन्हें बेफिजूल खुला छोड़ देते हैं। देखिए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, दोनों ही जगह हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि जल, सूरज, पवन की ऊर्जा को प्रयोग करके इस समस्या को हम कम कर सकते हैं, तो इन तीनों से हम बिजली का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। पानी व्यर्थ ही नहीं बहाएं, बिजली से चलने वाले उपकरण अनावश्यक नहीं चलाएं और पेड़ अधिकाधिक लगाएं। क्या आज की बातचीत से इन समस्याओं का कुछ हल दिखाई दे रहा है? हाँ सर, पेड़, हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का संरक्षण करना है और पेड़ भी लगाने हैं। शाबाश, प्रकृति में ही इसका उपाय छुपा है। पेड़ों की कटाई ना करें और उनके संरक्षण पर काम करें तो शायद हम प्रकृति को एक बहुत ही अच्छा तोहफा दे पाएंगे। आज की बातचीत से आप सबको जागरूक करने के लिए मैं रिपोर्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी से यह वादा चाहिए कि आप अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, जलाशयों को साफ रखेंगे, कागज का सदुपयोग करेंगे और पानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह छोटी छोटी बातों से ही हम बड़ी पहल कर पाएंगे, क्योंकि आप सब बच्चे हो और आप अपने स्तर पे ये चीजें कर सकते हो, वह करवा भी सकते हो। सभी को मेरा धन्यवाद। रिपोर्टर अपने घर पहुंचता है। बहुत खुश दिख रहे हो बेटा। हाँ माँ। बेटा, अच्छी बात है, हमेशा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मिट्टी से दूर अपने में ही मस्त या ये कहूँ व्यस्त हो गया था, लेकिन अब मैं लौट कर आ गया हूँ। बच्चों, आज की इस बातचीत के बाद खुद करके देखने का समय आ गया है, तो हो जाओ तैयार। चलो एक गतिविधि करते हैं। एक पत्थर, एक पत्ता, एक डंडी और एक गत्ता लीजिए। अब ये सोचें कि आप इन्हें संसाधन की तरह प्रयोग में किस प्रकार ले सकते हैं। आपकी सहायता के लिए शुरुआत हम करते हैं, जैसे एक पत्थर का उपयोग हम कर सकते हैं। याद करो बच्चों, जब आपके पेज हवा में इधर उधर उड़ जाते हैं तो आप क्या करते हो? पत्थर रख देते हो, तो वहाँ पर ये पेपर वेट की तरह काम में आता है। और इसी पत्थर को जब आप रसोई में ले जाओ तो वहाँ पर मसालों को पीसने के काम में आता है। और इसी पत्थर को जब आप बगीचे में ले जाओ तो सजाने के काम में आएगा। और वही मंदिर में चढ़ाने वाला नारियल और अखरोट, इनको तोड़ने के लिए भी आप पत्थर को काम में लेते हो। और कैसे भूल सकते हो तुम्हारा खेल गुलेल, जहाँ पर आप पत्थर का प्रयोग करते हो। तो चलिए, अब आपकी बारी है, तो तैयार हो जाओ। पत्ता, डंडी और गत्ता, इन सभी को आप कैसे प्रयोग में लोगे? इन गतिविधियों से हमने आज ये सीखा कि एक संसाधन को अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा सकता है, यानी पुनः चक्रण व पुनः उपयोग। चलिए फिर मिलेंगे। बच्चों, आपने शिक्षक और रिपोर्टर के बीच के संवाद को सुना ही होगा। तो बताओ, आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्रदूषण करती हैं? ये प्रदूषण हमारे लिए कैसे हानिकारक है? हाँ, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हम क्या प्रयास करते हैं जिससे प्रदूषण कम हो और हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं? आप खुद छोटी छोटी बातों की पालना करोगे तो बड़े लोगों को भी रोक सकते हो। आपको पता है, एक छोटी बच्ची है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है और उस बच्ची का नाम है ग्रेटा थनबर्ग। आप इस बच्ची के बारे में और जानना और देखना कि हम इनकी मदद अपने गांव में रहकर कैसे कर सकते हैं।